हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम विगत क्लास के आगे चर्चा करने जा रहे हैं भारत के सामान्य परिचय की प्रश्नोत्तरी पर। ये सभी प्रश्न विगत एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं। कुछ अन्य प्रश्न जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें सबसे पहले तो हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आता है, भारत के किस राज्य की सीमाएं चीन की सीमा से नहीं लगती है। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, वर्तमान में जिस लॉजिक को लेकर के क्वेश्चन किए जाते हैं उनमें यही लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन की सीमा से नहीं लगती है, अर्थात 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वह एक राज्य की सीमा नहीं लगती है। हम ध्यान दें, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, असम की व उत्तराखंड की। हमने चीन की सीमाओं को देखने के लिए भारत की कुछ सीमाओं का इस प्रकार से विभाजन देखा था। यह हमारी चीन के साथ सीमाएं थी। जम्मू एंड कश्मीर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा जाए तो वर्तमान में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हमने देखा सिक्किम, फिर हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, अब यहां हम देख पा रहे हैं हमारे सामने कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं हमारी चीन के साथ नहीं लगती है। तो यहां अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, सिक्किम की सीमा लगती है, असम की सीमा नहीं लगती है व उत्तराखंड की सीमा लगती है। तो आंसर होगा इसका असम। इस प्रकार से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के चीन को स्पर्श करने वाली सीमाएं असम के साथ नहीं लगती है। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा असम। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी की ओर अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का संगम स्थल माना जाता है। सबसे पहले हम इस श्रृंखला में अगर हम देखें तो भारत की जो जलीय सीमाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखलाई पड़ती है। हम देख पाते हैं ये हमारे साथ अरब सागर की स्थिति लगती है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। इस प्रकार से कुछ सीमाएं हैं। निश्चित रूप से कोची की जो स्थिति है वो यहां पड़ती है, कन्याकुमारी की स्थिति यहां पड़ती है, इंदिरा पॉइंट जो हमारे इस द्वीप समूह का भाग है यहां पड़ता है, टूतीकोरन जो तमिलनाडु राज्य में एक बंदरगाह के रूप में, पोर्ट के रूप में जाना जाता है, यहां पड़ता है। स्वतः ही स्पष्ट होता है कि हमारे 3 और जल की जो सीमाएं हैं वो एक जगह मिलती हुई हमें कन्याकुमारी पर नजर आती है। तो हमारी जलीय सीमाओं में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर संयुक्त रूप से या संगम स्थल के रूप में कन्याकुमारी पर मिलता है। नेक्स्ट स्थिति हम देखें, भारत के वे राज्य जिनकी सर्वाधिक देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, या ये ग्रुप, ये समूह है जिनके सर्वाधिक सीमाओं के साथ स्थिति पाई जाती है। तो भारत के वे राज्य, भारत के वे राज्य जिनकी सर्वाधिक देशों के साथ, सर्वाधिक देशों के साथ अर्थात देशों में एक से अधिक देशों के साथ सीमा लगने वाली स्थिति को हम देखें तो हमने अभी देखा था जहां भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के रूप में कुछ इस प्रकार की स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा एक तरफ चीन के साथ लगती है, एक तरफ म्यांमार के साथ लगती है। सिक्किम की सीमा
एक तरफ नेपाल के साथ लगती है, एक तरफ भूटान के साथ लगती है, एक तरफ चीन के साथ लगती है। तो सर्वाधिक सीमाओं का युग्म सिक्किम सर्वाधिक के साथ लगता है। फिर नेक्स्ट स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो असम अलग से राज्य है। असम की स्थिति को अगर हम देखें तो असम की जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार से स्पर्श करती हैं। तो असम राज्य की जो सीमा है वो भूटान को स्पर्श करती है और असम राज्य की जो सीमा है वो दक्षिण में बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है, दो राज्यों के साथ स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति आ चुकी है। उत्तराखंड की अगर हम देखें तो उत्तराखंड इस स्थिति के साथ में हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति को रखता है। नेपाल के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ सीमा बनाता है, दो देशों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, सबसे पहले हम नागालैंड की स्थिति को देखें। नागालैंड यहां म्यांमार के साथ ही नागालैंड की जो सीमाएं हैं वो हमारे राज्यों में केवल एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगती हैं। पश्चिमी बंगाल की स्थिति को देखा जाए तो इस रूप में बांग्लादेश की स्थिति है। यहां पश्चिमी बंगाल की स्थिति कुछ इस रूप में पाई जाती है। तो पश्चिमी बंगाल की जो सीमाएं हैं बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती हैं। पश्चिमी बंगाल की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। पश्चिमी बंगाल की सीमा भूटान को स्पर्श करती है। तो तीन देशों के साथ स्पर्श करती है। यहां हम देखें सर्वाधिक देशों के साथ सीमा, तो यहां हमें स्थिति स्पष्ट होती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति व सिक्किम की स्थिति सर्वाधिक देशों के साथ सीमावर्ती बनती है। यहां यही स्थिति अगर पश्चिमी बंगाल को उठा करके यहां रख दिया जाता तो आंसर कुछ अलग होता। तो यहां सर्वाधिक सीमाओं के साथ बनने वाली स्थिति कुछ इस प्रकार से हमारी स्पष्ट होती है। नेक्स्ट स्थिति में हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ की किस राज्य के साथ उभयनिष्ठ सीमा नहीं है? उभयनिष्ठ सीमा नहीं है अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य के साथ नहीं जुड़ी हुई है, नहीं लगती है। लैंग्वेज का ध्यान देंगे, शब्दों पर भी विशेष ध्यान देंगे। उभयनिष्ठ सीमा, उभयनिष्ठ का तात्पर्य सबसे पहले तो हम देखें जुड़ना। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो स्पष्ट होता है किस राज्य के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। बिहार के साथ उभयनिष्ठ सीमा के रूप में पाई जाती है। बिहार की छत्तीसगढ़ के साथ स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश के साथ स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। केवल मात्र महाराष्ट्र राज्य की जो सीमाओं के साथ में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो नहीं लगती है। इसके पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो महाराष्ट्र की ओर लगती हैं। तो महाराष्ट्र राज्य इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो तटवर्ती भाग के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ के साथ उभयनिष्ठ नहीं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड सीमा रेखा की सर्वाधिक लंबाई किन देशों के मध्य लगती है? सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट हमने इसको यहां देखा था। डूरंड सीमा डूरंड सीमा का जो संबंध था वो हमने पाया था भारत व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान के बीच। अब यहां क्वेश्चन निकल करके आता है अलग तरीके से। यहां दिया है सर्वाधिक लंबाई, संबंध ही कुछ अलग है। सर्वाधिक लंबाई का तात्पर्य है जब डूरंड सीमा का निर्धारण किया गया था 1896 में, उस समय भारत व अफगानिस्तान देश थे, लेकिन वर्तमान में भारत के साथ
पाकिस्तान का विभाजन है और हमारी स्थिति भारत व पाकिस्तान के लिए डूरंड सीमा को निर्धारित करती है। लेकिन लॉजिकली इसका आंसर यह नहीं होगा भारत व पाकिस्तान के बीच होगी। क्वेश्चन में दिया है सर्वाधिक लंबाई। आज भी डूरंड सीमा है वो तीनों देशों के मध्य है, भारत, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य भारत के साथ लगने वाली डूरंड सीमा थी। इसकी लंबाई हमने केवल मात्र 80 किलोमीटर के साथ देखी थी। ये 80 किलोमीटर भी वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का भाग होने के कारण स्पर्श नहीं करती है। तो शेष जो सीमा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ बनती है। इस प्रकार से हम देखें तो यहां इसका आंसर होगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ डूरंड सीमा की सर्वाधिक लंबाई बनती है। नेक्स्ट स्थिति में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं है? सामान्य सा प्रश्न है, स्तरीय एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं है? शिलोंग राजधानी नगर है, गंगटोक राजधानी नगर है, कोहिमा राजधानी नगर है, लेकिन अहमदाबाद राजधानी नगर नहीं है। सबसे पहले हम देखें, अहमदाबाद जो शहर है वो गुजरात का राजधानी नगर नहीं है। गुजरात राज्य में आता है, लेकिन गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, इसलिए इसका आंसर होगा अहमदाबाद। यहां एक और ध्यान देने योग्य बात है, अहमदाबाद को जब राज्यों की बात आए, राज्यों में गुजरात राज्य का एक औद्योगिक शहर माना जाता है और औद्योगिक शहर होने के साथ साथ यहां जिस उद्योग की स्थापना सर्वाधिक हुई है वो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहां वस्त्र उद्योग सर्वाधिक है, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक है, इसलिए इसको औद्योगिक शहर कहा जाता है। यह भी प्रश्न इनमें से निकल करके आता है कि दिए हुए शहरों में से कौन सा एक औद्योगिक शहर है, तो अहमदाबाद एक औद्योगिक शहर है। गुजरात राज्य का गांधीनगर राजधानी नगर है, अहमदाबाद एक औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहां पुनः इंपॉर्टेंट तथ्य है दक्षिणतम बिंदु। अगर यही स्थिति इस रूप में हो, भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो आंसर होगा इसका कन्याकुमारी। बात आए दक्षिणतम बिंदु की तो आंसर निकल करके आएगा इसका इंदिरा पॉइंट। यहां हम इस मानचित्र के माध्यम से भी इसको स्पष्ट करें तो हमारे भारत की दक्षिणतम बिंदु की स्थिति इस प्रकार से बनती है। अंतिम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पार्सोना पॉइंट, या ला हिचिंगो भी कहते हैं, अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु की बात आएगी, हमारा आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अगर यही स्थिति इसके साथ में देकर के पूछी जाए तो इस संदर्भ में भी इसका आंसर कुछ अलग निकल करके आता है। दक्षिणतम के अलावा अगर स्थिति हो तथा सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणी बिंदु, दोनों ही आंसर इसी तथ्य के ऊपर आएंगे। यहां हम देखें सुदूर दक्षिणतम बिंदु नहीं होकर के क्वेश्चन में दिया है दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। यही स्थिति कन्याकुमारी के लिए निकल करके आएगी। कन्याकुमारी के लिए जो प्रश्न होगा इस संदर्भ में होगा, कन्याकुमारी हमारा दक्षिणी बिंदु है, तो यहां आंसर होगा कन्याकुमारी के लिए दक्षिणी बिंदु। दोनों ही तथ्य इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, पढ़ने के साथ ही इस चीज को भी ध्यान दें, जहां हमें लगता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको अंडरलाइन करके टिक मार्क करके प्रश्न को आगे बढ़े, आंसर की ओर चले। नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन पर चले। भारतीय समुद्री सीमा पर नहीं लगने वाला राज्य है। जैसा कि हमने देखा था
भारत की सीमाओं पर 9 राज्यों की जलीय सीमा बनती है। उन 9 राज्यों की जलीय सीमा में जलीय सीमा पर स्थित जो राज्यों का क्रम था वो कुछ इस प्रकार से था। हमने देखा था सबसे पहला राज्य गुजरात जो पश्चिम में है, महाराष्ट्र राज्य, नेक्स्ट देखा था हमने गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य, और अंत में हमने पश्चिम में देखा था केरल राज्य। यही स्थिति हमने पूर्व में देखी थी। पूर्व में हमारी जो सीमाएं थी जलीय सीमाओं के साथ पश्चिमी बंगाल, स्थिति हमने नेक्स्ट में देखी ओडिशा, नेक्स्ट स्थिति में हमने देखा था आंध्र प्रदेश, और अंत में हमने देखा था तमिलनाडु। इस प्रकार से हमारी जलीय सीमाओं पर अवस्थिति पाई जाती है। इनमें से वह राज्य जिसकी सीमाएं जल पर नहीं लगती हैं उसमें हम देखें कर्नाटक की जलीय सीमा लगती है, गोवा की जलीय सीमा लगती है, ओडिशा की जलीय सीमा लगती है, लेकिन तेलंगाना की जलीय सीमा नहीं लगती है। यह भी याद रखेंगे तेलंगाना का जो विभाजन है वो आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद किया गया है। यह स्थिति और भी कुछ प्रश्न लेकर के आती है। इस स्थिति में हम देखें तो इसकी स्थिति को गहराई से पूछ लिया जाता है। इसकी जो स्थापना या उद्भव था या इसका जो विभाजन हुआ या स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई 2 जून 2014 को एक नया राज्य उभर करके आया और इसी के साथ भारत के राज्यों का क्रम 29वां माना जाता है। लेकिन वर्तमान में तेलंगाना 29वां राज्य तो था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला जा चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य है। इस स्थिति को हमने देखा था, वहां इंपॉर्टेंट तथ्यों के रूप में भी देखा था। अपनी विगत क्लासों के अगर हम वीडियो को देखें या उन क्लासों का सार देखें तो हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में यह प्रश्न पाया था 3 और बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। एक जगह हमने देखा था बांग्लादेश की सीमा 2 बार से स्पर्श करती है, वह भारत का राज्य कौन सा है। और एक तथ्य में हमने देखा था वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। हमने इस स्थिति के साथ पाया था त्रिपुरा राज्य की जो सीमाएं हैं वो 3 और बांग्लादेश से लगती हैं, तथा असम जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। दो बार सीमा बनाता है। दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डाल करके पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से नए प्रश्न भी बनकर के आते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हमारे विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए यहां से तथ्य पुनः निकल करके आता है। असम राज्य की 2 बार सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट स्थिति में हाल ही में 2019 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं जो हाल ही में चर्चा में होते हैं। यहां हमारी इसी संदर्भ में प्रश्न को किया गया है, लेकिन कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। 2019 में जिसने अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है वह पड़ोसी देश कौन सा है। तो हमारी सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वही देश जिसने अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अफगानिस्तान भारत का निकट पड़ोसी देश जिसने हाल ही में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सन 1919 में 1919 में स्वतंत्र हुआ। इंपॉर्टेंट तथ्य है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगने वाली जो सीमाएं थी, अभी विगत क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की डुरंड सीमा थी। हाल ही में 1919 में स्वतंत्र होकर के अभी 100वां स्वतंत्रता दिवस मना करके अपनी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, जो चर्चा का विषय रहा। भारत के द्वारा भी यहां भारत के जो राजनीतिक व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की
विदेशी यात्रा की गई और इस विदेश यात्रा के दौरान हमने कुछ राजनीतिक तथा आर्थिक महत्व के अनुबंध भी किए हैं, हमारे समझौते भी हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के साथ किस देश का नाम डोकलाम विवाद के साथ जुड़ा हुआ है? डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद। सबसे पहले देखें डोकलाम है क्या और किन देश के मध्य यह विवाद अभी उभर करके आया था। यहां हमने देखा था डोकलाम की स्थिति को, यह क्षेत्र है डोकलाम। इस डोकलाम क्षेत्र से चीन ने अपना पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर बनाया है। इस प्रकार से पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, अतः इसका संबंध चीन देश के साथ रहा। लेकिन हम इसके बारे में और भी जाने, ये ट्रायंगल पर बसा हुआ है। डोकलाम त्रिकोण पर पड़ने वाला स्थान है, त्रिकोण पर पड़ने वाला स्थान है। अब त्रिकोण के संदर्भ में पूछ लिया जाता है, ये त्रिकोण किन किन देशों के बीच में है? तो ये त्रिकोण चीन, भारत व भूटान, इस त्रिकोण पर पड़ता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न यहीं से एक नया बनकर के आता है, डोकलाम की जो सीमावर्ती स्थिति है वो किन देशों के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है, भारत के साथ लगती है, वह भूटान के साथ लगती है। तो डोकलाम विवाद का संबंध चीन के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में से 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स में शामिल वह राज्य जो निम्न कूटों में से नहीं आता है। अब इसके अलावा इसी क्वेश्चन को बदल करके यहां भी दिया जा सकता है, एक से अधिक राज्य देकर के भी निम्न में से कौन सा समाहित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ध्यान दें 7 बहनों में हमारे इन राज्यों की स्थिति आती है। ये 7 सिस्टर्स राज्य हैं जिनकी स्थिति इससे पूर्व में पड़ती है। इस स्थिति के पूर्व में पड़ने वाले सभी राज्य 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। अब इस लोकेशन के माध्यम से, भारत के मानचित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो कौन कौन से राज्य हैं जो इनमें आते हैं, तो हम उन सभी राज्यों की चर्चा करें जो 7 सिस्टर्स में आते हैं। यहां हम देखें सबसे पहले इस स्थिति के साथ, तो ये स्थिति आती है असम या असोम राज्य की। नेक्स्ट स्थिति की चर्चा करें तो इस स्थिति में हम पाते हैं अरुणाचल प्रदेश। इस स्थिति की चर्चा करें तो हम यहां पाते हैं नागालैंड। इस स्थिति की चर्चा करें तो यहां पाते हैं मणिपुर। और इस स्थिति की यहां चर्चा करें, इसको पाते हैं मिजोरम। इस स्थिति की चर्चा करें, इसको पाते हैं त्रिपुरा। इस स्थिति की बात करें, इसको पाते हैं मेघालय। इस प्रकार से हम देखें तो हमारे 7 सिस्टर्स में पड़ने वाले राज्यों का क्रम कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। यह हमारे 7 सिस्टर्स में आते हैं। दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य
इन राज्यों की श्रेणी से बाहर है, वहां हम देखते हैं सिक्किम राज्य 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट तथ्य यह भी है, यहां आपको यह ध्यान रखना है 7 सिस्टर्स का तात्पर्य क्या है। ये सभी राज्य अपनी आवश्यकताएं एक दूसरे राज्यों पर निर्भर रह करके पूरी करते हैं, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। यहां यह भी ध्यान दें 7 सिस्टर्स जो नाम दिया गया है वो नामांकन किसके द्वारा किया गया है? जेपी साइकिया द्वारा किया गया है। जेपी साइकिया कौन थे? आईएएस अधिकारी थे। इनके द्वारा पूर्वोत्तर के इन राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एलएसी विवाद का संबंध है। डियर स्टूडेंट, यहां 2 विवाद एक साथ हम चर्चा करेंगे। एलएसी के साथ ऐसा ही एक विवाद जो आगामी आने वाले एग्जामों में इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में पुनः निकल करके आता है, हाल ही में वो चर्चा का विषय भी रहा है। एलएसी विवाद, एलएसी हमने देखा था, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। इस एलएसी का संबंध हमने हमारी सीमाओं के साथ इस प्रकार से देखा था। इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चिन्ह क्षेत्र। इस अक्साई चिन्ह क्षेत्र का भारत की सीमावर्ती क्षेत्र की ओर जो भाग है इसको कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमने इससे पहले इसको जाना था। एलएसी 1962 में उभर करके आया था। यह विवाद 1962 में चीन युद्ध के साथ निकल करके आया था। चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, इस युद्ध के साथ एलएसी विवाद उभर करके सामने आया था। वर्तमान समय में यह चर्चित है। भारत की आईटीबीपी सेना द्वारा और चीन की सेना द्वारा कुछ सीमाओं को लेकर के अभी विवाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पुनः उठाया जा सकता है। तो एलएसी विवाद अक्साई चीन के साथ भारत और चीन की सीमावर्ती भाग को लेकर के जाना जाता है। देश का संबंध पूछा जाता है तो भारत व चीन के बीच बनता है। यहां एक जानकारी और प्राप्त करेंगे। अक्साई चीन क्षेत्र के पास यहां एलएसी जो विवाद है, इस विवाद के पास में एक झील है जिसको हम फिजिकल पार्ट के साथ भी देखेंगे। इस झील का नाम क्या है? बार बार ये चर्चा का विषय रहा तो क्यों रहा, यहां हम देंगे तथ्य। तो उस तथ्य को हम इस प्रकार से देखेंगे, पोंगेंग त्योसो झील है। पोंगेंग त्योसो झील पड़ती है। इस पोंगेंग त्योसो झील के संदर्भ में यहां इस मानचित्र के माध्यम से, इस क्षेत्र विशेष के माध्यम से देख पा रहे होंगे, भारत की ओर इसका जो क्षेत्र है वो 40% पड़ता है भारत में, तथा 60% पड़ता है तिब्बत चीन क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है और इसको लेकर के ही ये एलएसी विवाद वर्तमान में उभर करके सामने आया है। प्रश्न हो सकता है झील को लेकर के, झील का नाम क्या है? पोंगेंग त्योसो झील। और इस झील की एक विशेषता भी है जिसका अगला प्रश्न हो सकता है। पोंगेंग त्योसो झील है, ये झील 2 प्रकार की पाई जाती है, खारी व मीठी झील। खारी व मीठी झील। भारत की ओर का जो क्षेत्र है वो खारा है, वह चीन की ओर का जो क्षेत्र है वो मीठा है। तो वह एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य की झील जो
खारी व मीठी दोनों प्रकार की है, वह झील जो दो देशों के बीच फैली हुई है, वह झील जो LAC विवाद के कारण से जानी जाती है, वह झील जो दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जल द्वारा विभाजित करती है। इस रूप में नए प्रश्न निकल करके आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में जाने जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा होता है कहते हैं। सामान्य सा प्रश्न है, जान पाए होंगे। जिस स्थलीय भाग के तीन ओर जल घिरा हुआ हो उसको कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हम देखें द्वीप। द्वीप वह क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर जल फैला हो। जल से घिरा हुआ भूक्षेत्र द्वीप कहलाता है। इसके बारे में सामान्य रूप से सभी जानते हैं। ऐसा भूक्षेत्र जिसके किसी भी अवस्था में तीन ओर जल हो। कोई भी तीन दिशाएं जल से घिरी हुई हो, इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप अर्थात इसका आंसर निकल कर क्या आएगा, वह भूभाग जिसके तीन ओर जल होता है प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसी ही स्थिति हमने इस मानचित्र के माध्यम से ली। भारत का प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है उसके तीन ओर जल लगता है, इसलिए भारत का दक्षिणवर्ती भाग प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। तो ऐसा भाग जिसके तीन ओर जल होता है प्रायद्वीप कहलाता है। हम आगे आने वाली क्लासों में इसको और भी विस्तृत जानकारी के साथ देखेंगे। क्रीक क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, खाड़ी के साथ में हम कैमोरिन का नाम देखते हैं। कैमोरिन क्या होता है, जैसे हमारे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को लेकर के और इंडोनेशिया के साथ लगने वाली नजदीकी जलीय सीमा को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंदिरा पॉइंट को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है, वहां एक नाम निकल करके आता है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। तो ये कैमोरिन क्या होते हैं, इनकी चर्चा भी विस्तृत रूप से हम करेंगे हमारे आगामी क्लास के साथ। तब तक के लिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देशों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अब हमें सबसे पहले भारत की आउटलाइन को देखना पड़ेगा। यहां सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि ऐसे प्रश्न होते हैं तो हमें उन तथ्यों को सबसे पहले नोटेट करना है जो इस प्रश्न की तथ्यात्मक अवस्थिति को गलत क्वेश्चन की ओर ले जाता है। अर्थात नेगेटिव सेंस में पूछा गया क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम नहीं को टिक मार्क करते हुए ढूंढने का प्रयास करें। तो हम देखें भारत का वह स्थलीय सीमा जो किसी भी देश के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ने वाले हमने 7 देश देखे थे। इन 7 देशों में स्थलीय सीमा व देश, तो स्थलीय सीमा के साथ में देशों की स्थिति देखी थी हमने। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्थलीय सीमा लगती है। हमने दिशा भी देखी थी, उत्तरी पश्चिमी व पश्चिमी सीमा स्थल के साथ लगती है। लंबाई भी हमने देखी थी। साथ ही हमारी दूसरी स्थिति आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की सीमा हमारे साथ लगती है। उस स्थिति में हमने देखा था उत्तरी पश्चिमी जो वर्तमान में नहीं लगती है। नेक्स्ट स्थिति में हमने देखा था चीन, इसकी स्थिति हमने देखी थी भारत के उत्तर में लगती है। इसी सीक्वेंस में हमने आगे हमारा स्थलीय सीमा वाला देश देखा था नेपाल। नेपाल की सीमा हमने देखी थी भारत के
उत्तर में सीमा बनाती है। यही स्थिति हमने नेक्स्ट पड़ोसी देश भूटान के साथ देखी थी। भूटान के साथ में भी हमने हमारी सीमा को उत्तर में या उत्तरी सीमा के साथ पाया था। नेक्स्ट स्थिति पड़ोसी देश के रूप में म्यांमार, जो हमारी स्थलीय सीमा पर है। इसकी स्थिति हमने देखी थी। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, साथ ही हमने सातवां हमारा पड़ोसी देश देखा था बांग्लादेश, जिसकी सीमा भी हमारी स्थलीय सीमाओं के साथ पूर्व में लगती है। अब यहां स्थिति आती है कि हमारी स्थलीय सीमाओं के साथ कौन सा देश सीमावर्ती नहीं है, सीमा नहीं बनाता है। नेपाल की सीमा हमारे साथ बनती है, चीन की सीमा हमारे साथ बनती है, बांग्लादेश की सीमा बनती है, म्यांमार की सीमा बनती है, पाकिस्तान की सीमा बनती है, भूटान की सीमा बनती है। लेकिन यहां भारत, श्रीलंका व मालदीव की जो सीमाएं हैं वो हमारी जलीय सीमाएं हैं, जलीय सीमाएं हैं। तो जलीय सीमाओं के साथ एक देश और है हमारा, जिसकी सीमाएं हमारे जलीय भाग के साथ लगती हैं, इंडोनेशिया। इस प्रकार से एक अलग से प्रश्न आता है, भारत की जलीय सीमाओं के साथ लगने वाले राज्य, भारत की जलीय सीमाओं के साथ लगने वाले पड़ोसी देश। तो भारतीय जलीय सीमाओं के साथ लगने वाले राज्यों की हमने अभी चर्चा की। भारत के 9 राज्य जलीय सीमाओं पर पड़ते हैं, साथ ही हमारे 3 पड़ोसी देश जलीय सीमाओं के साथ सीमाएं बनाते हैं, सीमाओं के निकट पड़ते हैं। श्रीलंका, मालदीव व इंडोनेशिया जलीय सीमाएं हैं। 7 देशों की सीमाएं हमारी स्थलीय सीमाएं लगती है। तो आंसर श्रीलंका व मालदीव हमारी स्थलीय सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की ग्लोब पर स्थिति पाई जाती है, तथ्यात्मक प्रश्न है। भारत की ग्लोब पर स्थिति पाई जाती है, या हम ग्लोब के साथ में यह भी कह सकते हैं भारत विश्व में अक्षांश व देशांतरों की स्थिति रखता है। भाषात्मक प्रश्न, आंसर एक ही होगा। भाषात्मक प्रश्न अलग भी है, जिसको भी हम साथ ही देख लें। ये कह दें भारत विश्व में अक्षांश व देशांतरों की स्थिति में किस प्रकार से व्यवस्थित है। देखें ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब की अवस्था को हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं। इस संदर्भ में ग्लोब 4 गोलार्धों में बटा हुआ है। 4 गोलार्धों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा संपूर्ण ग्लोब को 4 गोलार्धों में बांटती है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर व दक्षिण की ओर पड़ने वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा से दोनों ओर पड़ने वाले भागों को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध। अब हम यहां भारत की स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति इस अवस्था में फैली हुई है। इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ग्लोब पर
पूर्णतः पूर्वी देशांतरों में तथा पूर्णतः उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है। यह स्थिति हमें उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध की स्थिति को स्पष्ट करती है। भारत की स्थिति संपूर्ण ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। नेक्स्ट स्थिति में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, किन दो देशों को अलग करती है, किन दो देशों को जोड़ती है? तो पाक जल संधि के संदर्भ में भी हमने चर्चा की थी। भारत के दक्षिण में इस प्रकार से हमारी स्थिति श्रीलंका व भारत की बनती है। भारत व श्रीलंका के मध्य बनने वाली जलीय सीमावर्ती भाग, इसको कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि ये स्थिति भारत व श्रीलंका के मध्य बनती है। इसी को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। यही भाग कहलाता है मन्नार की खाड़ी। इस प्रकार से हम देखें तो पाक जल संधि का जो संबंध है वह भारत व श्रीलंका के लिए बनता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी व रामेश्वरम द्वीप, भारत व श्रीलंका के मध्य अंतिम स्थिति, भारत व श्रीलंका के मध्य लगने वाले जलीय स्थिति, ये कुछ इस मानचित्र के माध्यम से भी हम अतिरिक्त क्वेश्चनों को देख पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काला पानी विवाद किन देशों के मध्य रहा? काला पानी विवाद को लेकर के भी हम कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें काला पानी विवाद किन के मध्य रहा। तो हमने देखा था काला पानी विवाद था वह भारत व नेपाल के बीच था। क्या था काला पानी विवाद? हमने भारतीय जो सीमाएं थी उन सीमाओं की स्थिति में नेपाल की कुछ सीमाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाली एक नदी है जो भारतीय सीमा में बहती है। नेपाल देश द्वारा हाल ही में इस भूमि क्षेत्र को काली नदी के पूर्वी भाग को नेपाल द्वारा अपने राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया गया है। हाल ही में चर्चा का विषय है। इस क्षेत्र को नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से दर्शा दिया। भारतीय क्षेत्र था, लेकिन हाल ही में ये चर्चा का विषय पानी के बंटवारे को लेकर के भी हुआ। पानी का जो विवाद था वो था उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिला जहां इस पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है टनकपुर बांध। इसको लेकर के भारत व नेपाल के मध्य एकमात्र विवाद हुआ। भारत व नेपाल के मध्य कोई विवाद नहीं पाया जाता, लेकिन भारत व नेपाल के बीच अभी हाल ही में जो उभरा विवाद है वो चर्चा का विषय है काला पानी विवाद। तो भारत व नेपाल की सीमाओं पर पड़ने वाली एक नदी जिसका अपवाद क्षेत्र भारत है, लेकिन उसके पूर्वी भाग को नेपाल द्वारा अपने नक्शे में, अपने मानचित्र में प्रदर्शित करने के कारण भारत व नेपाल के मध्य एक आंतरिक रूप से देखा जाए तो एक मतभेद उभर करके सामने आया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई का अवरोही क्रम। सबसे पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक तथ्य को देखें। भारत व नेपाल की जो सीमाएं हैं उनके साथ इसी प्रकार का प्रश्न
लंबाई को लेकर के पूछ लिया जाता है। लेकिन हम ध्यान दें, एक तथ्य के माध्यम से इनको सभी को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अवरोही क्रम व आरोही क्रम, यहां स्थिति अलग से बनकर के आती है। या तो अवरोही क्रम होता है या यही प्रश्न आरोही क्रम को लेकर के होता है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम को लेकर के प्रश्न होगा। किस रूप में होगा? सबसे पहले हम जाने सीमाओं की स्थिति। सीमाएं किस रूप में लगती हैं, इसके लिए एक सूत्र ध्यान देंगे। ये कुछ देशों की स्थिति है। इस स्थिति में कौन कौन से देश हैं जो क्रमशः लंबाई में घटते क्रम में पाए जाते हैं, अर्थात अवरोही क्रम का अनुसरण करते हैं। हम देखें, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, माइंड में डाल लें इस सूत्र को। इसके माध्यम से लंबाई के घटते क्रम को, बढ़ते क्रम को, आरोही क्रम को, अवरोही क्रम को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। यहां ध्यान दें, इस क्रम के कूट को किस प्रकार से आंसर में पूछा गया है। यहां हम ध्यान दें, बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर, घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर यह व्यवस्था पाई जाती है। यहां हमें इन देशों के समूह में कौन सा सही सुमेलित उत्तर की ओर इंगित करता है। देखें, सर्वाधिक जो सीमा है हमारी बांग्लादेश के साथ पाई जाती है। सबसे पहले हम बांग्लादेश को ढूंढते हैं, आंसर नहीं मिलता है। इसी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है, प्रथम वाले स्थान को और अंतिम वाले स्थान को हटा लिया जाता है, बीच में से उठा करके प्रश्न दे दिया जाता है। नेक्स्ट पर चले, बांग्लादेश नहीं है, नेक्स्ट अगला देश है चीन। यहां सबसे पहले हम देखें, चीन है। चीन की स्थिति अन्य में नहीं आती है। नेक्स्ट स्थिति में चले, पाकिस्तान। चीन के बाद में पाकिस्तान का क्रम बनता है, इसके बाद में नेपाल का क्रम बनता है। हमारा आंसर निकल करके आता है प्रथम, फर्स्ट, चीन, पाकिस्तान, नेपाल की सीमाएं हमारी बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर या अवरोही क्रम को व्यवस्थित करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम, क्वेश्चन नंबर 20। टनकपुर बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? इसकी चर्चा अभी हमने की, काला पानी विवाद को लेकर के। तो किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला जो वर्तमान में इस जल विवाद को लेकर के चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी समस्या का संबंध भारत के साथ किस देश के साथ पाया जाता है? अर्थात चकमा शरणार्थी समस्या है क्या? चकमा शरणार्थी समस्या, तो चकमा शरणार्थी समस्या हमने भारत व भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में विवादों को लेकर के चर्चा की थी। चकमा शरणार्थी समस्या का जो संबंध था बांग्लादेश के साथ था। 1971 में अवैधानिक तरीके से भारतीय सीमाओं में बांग्लादेश के नागरिकों का प्रवेश करना, ये थी चकमा शरणार्थी समस्या। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत और बांग्लादेश की सरकार के विरुद्ध समझौता हुआ, इस समस्या का भी निराकरण कर लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से भारत का आंतरिक राज्य है। आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्य का तात्पर्य दो प्रकार से है। वह राज्य जो न तो स्थलीय सीमा बनाता हो और न ही जलीय सीमा पर स्थित हो। अब इस क्रम में हम देखें तो जलीय सीमा हम देख चुके थे 9 राज्यों के साथ लगती है। तो सबसे पहले इसमें से निकालें किन किन की स्थिति सीमावर्ती बनती है। गुजरात हमारे जलीय सीमा पर पड़ने वाला राज्य है, अर्थात आंसर नहीं होगा। उत्तराखंड की जो स्थिति है वो चीन के साथ लगती है, स्थलीय सीमावर्ती है, ये भी नहीं होगा। मिजोरम राज्य की सीमा हमने म्यांमार के साथ देखी थी, स्थलीय सीमा बनती है, ये भी आंसर नहीं होगा। एकमात्र ऐसा राज्य तेलंगाना ऑप्शन में है जो आंतरिक राज्य की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार पाया जाता है। ध्यान दें EEZ है क्या। सबसे पहले हम देखें इस भाग की जो सीमाएं हैं इनको कहा जाता है जलीय सीमाएं। इस आधार रेखा से, आधार रेखा से एक निश्चित दूरी तय की गई, निश्चित दूरी का निर्धारण किया गया। इस निर्धारण के द्वारा हमने कुछ अलग अलग दूरियों का पैमाना या मान लिया। इन मान को हम तीन तरीके से देखते हैं। ये तीन सीमाएं इस प्रकार से पाई जाती हैं। प्रथम सीमा 12 मील, दूसरी सीमा 24 मील तथा अंतिम सीमा 200 मील। अब यहां मील के संदर्भ में आएगा नॉटिकल माइल, समुद्री मील। इस सीमा को कहा जाता है संबद्ध सीमा, जुड़ी हुई सीमा। इसकी दूरी होती है 12 नॉटिकल मील। दूसरी सीमा होती है, इसको कहा जाता है क्रम सीमा। तीसरी सीमा होती है, इसको कहा जाता है EEZ, समुद्री सीमा, EEZ सीमा। इस EEZ का संबंध है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन जोन। इसके अंतर्गत आती है 200 नॉटिकल मील की सीमा। तो हम ये ध्यान देंगे तीन प्रकार की सीमाएं होती हैं। इन तीन प्रकार की सीमाओं में समुद्री 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। अब यहां इसको वास्तविक रूप से लेकर के भी पूछा जा सकता है। इसकी वास्तविक दूरी, तो क्वेश्चन अलग होगा। EEZ की वास्तविक दूरी, EEZ की वास्तविक दूरी का तात्पर्य है जहां प्रथम दूरियां समाप्त हो जाती है। अर्थात 24 नॉटिकल मील को 200 नॉटिकल मील में से हटा दिया जाए तो ये EEZ की वास्तविक दूरी बनती है और इसकी वास्तविक दूरी होती है 176 नॉटिकल मील दूरी, 176 नॉटिकल मील। यहां भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस रूप में भी अगला प्रश्न बनता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा जलीय सीमा का प्रारंभ किस सीमा के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था आधार सीमा रेखा, अनन्य सीमा, अधिकृत सीमा। आधार जो सीमा रेखा है वो हमारी बेस लाइन होती है, वो तट पर स्थित होती है। जहां सीमा का प्रारंभ होता है आधार के रूप में, अनन्य के रूप में EEZ आती है और अधिकृत जो सीमा होती है वो होती है 24 नॉटिकल मील।
नॉटिकल मील। इस प्रकार से ये 3 सीमाएं हैं। एकीकृत सीमा कोई नहीं होती है। एकीकृत सीमा वह सीमा होती है जो किसी एक देश व दूसरे देश के बीच अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनती है उसका निर्धारण किसी एक सीमा रेखा के आयोग द्वारा या किसी बाह्य शक्ति द्वारा उसका निर्धारण कर दिया जाता है, उसको एकीकृत सीमा रेखा कहा जाता है। ऐसी सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ बनती है। नेक्स्ट स्थिति में हम चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्वादर बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह की चर्चा करें तो हमने एक विवाद को देखा था, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद। इस बंदरगाह को लेकर के हमारी स्थिति सीमावर्ती स्थिति बनती है। ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान देश का बंदरगाह है। पाकिस्तान देश ने हाल ही में इसको चीन को लीज पर दिया है और ये हमारे भारत के नजदीक चीन का अंतिम स्थान है जो हमारी सीमाओं के करीब पड़ता है। इसको लेकर के चर्चा का विषय होता है। भारत के करीब पश्चिम की ओर पड़ने वाला ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का बंदरगाह है। वर्तमान में चीन इसका उपयोग कर रहा है। डियर स्टूडेंट, यहाँ यह भी ध्यान देने एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ ग्वादर बंदरगाह जो लीज पर लिया गया है 99 ईयर्स की लीज पर है। साथ ही यहाँ चीन द्वारा यहाँ स्थायी बस्ती के रूप में भी बसाए जाने का प्रावधान है। तो साथ ही हम बढ़ते ऐसे ही क्वेश्चनों की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे इसी क्लासों के माध्यम से। साथ ही आप ऐसे क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए हमारे चाणक्य गुरु YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।